राज लालटू के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। वो कहीं और पैर रखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे मालूम था कि कोई बड़ा खतरा उसके पीछे था। अगर उससे हल्की सी भी चूक हुई तो सब कुछ तबाह भी हो सकता था। तभी राज को पेड़ पर गुलाबी रंग का एक सूअर दिखाई दिया। देखो, पेड़ पर एक सूअर है, राज ने कहा। अपनी आवाज नीचे रखो, लालटू ने कहा। राज ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन वो फिर भी उस सूअर को लगातार देखता रहा। सूअर को भी राज की नजरें महसूस हो गईं। तुम क्या देख रहे हो? सूअर ने कहा। हम तुम्हें देख रहे हैं, तो क्या? लालटू ने तुरंत जवाब दिया। तो एक बार और देखकर दिखाओ, सूअर ने कहा। हाँ, मैं देखूंगी, तुम क्या कर लोगे? लालटू ने कहा और सूअर को घूरने लगी। मुझे ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है, सूअर ने कहा। सुनो, बहुत हुआ, जब भी मैं यहाँ आती हूँ तुम ऐसा करने से थकते नहीं हो, लालटू ने कहा। मुझे तो बहुत मजा आता है, सूअर ने कहा। अगली बार अपनी बात बदल कर बोलना, वरना मैं तुम्हारा भरता बना दूंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। तुम ये बताओ कि सीनियर अभी भी घाटी में है क्या? लालटू ने कहा। यह सुनकर राज ने राहत की सांस ली। उसे लगने लगा था कि कहीं ये वो ही सीनियर न निकल जाए। किस्मत से उसका अंदेशा गलत था। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे साथ खेलने आई होगी, सूअर ने पेड़ पर 3 बार उछलकर कहा। अचानक ही उसके सामने एक काला समुद्र दिखाई देने लगा। फिर सूअर 3 बार और उछला तो उस समुद्र में एक नाव दिखने लगी। चलो चले, मेरे पीछे पीछे ही आना। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जब हम नाव पर हों तो कुछ भी मत कहना। जब तक हम पहुंच ना जाएं, तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। चाहे तुमसे मैं बात ही क्यों ना कर रही हूं, तुम्हें उसका जवाब नहीं देना है, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, लालटू ने नाव की तरफ जाते हुए कहा। राज ने चुपचाप सिर हिला दिया और लालटू के पीछे पीछे चल पड़ा। राज चप्पू चलाते हुए नाव को आगे बढ़ाने लगा। नाव आगे बढ़ने लगी थी। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छाया था। अचानक चलते चलते उनके सामने का नजारा पूरी तरह बदल गया। उनके सामने एक किनारा आ गया था। अब तुम बोल सकते हो, लालटू ने कहा। राज ने राहत की सांस ली और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने अपने मुंह पर तुरंत हाथ रख लिया। अभी वो किनारे पर नहीं पहुंचे थे। उसे याद था कि नाव पर बैठकर उसे कुछ नहीं बोलना है। इस समय तक उसके मुंह की इंद्री में 90% रक्त और कुंडलिनी की शक्ति भर चुकी थी। अब जल्द ही उसकी आखिरी इंद्री भी खुलने वाली थी। राज चप्पू चलाता था। थोड़ी देर में वो किनारे पर पहुंच गए और नाव से उतर गए। अब तुम वाकई बोल सकते हो, लालटू ने कहा। राज ने ध्यान से लालटू के होठों को देखा। वो वाकई हिल रहे थे। ये बहुत ही खतरनाक था, राज ने कहा। हाँ, लेकिन तुम्हारी अक्ल की दाद देनी होगी। चलो, अब हमें सीनियर के पास चलना चाहिए, लालटू ने मुस्कुराकर कहा। लालटू जी, इन सीनियर को क्या पसंद नापसंद है और वो दिखते कैसे हैं? राज ने पूछा। उनके स्वभाव के बारे में बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी पल बदल सकते हैं। उनकी पसंद और नापसंद भी बदलती रहती है। वो 36 अलग अलग तरह के दिखते हैं, लालटू ने गहरी सांस लेकर कहा। राज हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे सीनियर थे। चलते चलते वो एक बड़े से महल के सामने आ गए। महल के अंदर आते ही राज ने हॉल के दोनों तरफ कई सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखे। कोई उन्हें नहीं बजा रहा था, लेकिन वो फिर भी बज रहे थे। आज वो सुअर के रूप में है, लालटू ने कहा। तभी एक मंच पर एक सुअर ने अपनी आंखें खोली। राज और लालटू को देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सीनियर, मैं आपसे मिलने आई हूँ, लालटू ने कहा। सुअर ने अपनी आंखें दोबारा खोली और फिर मुंह खोला, लेकिन उसमें से कोई भी शब्द नहीं निकले। सीनियर, आपकी लालटू आपसे मिलने आई है, लालटू ने गहरी सांस लेकर दोबारा कहा। अच्छा, ये तुम हो। तुम ऐसे ही मुझसे मिलने नहीं आ सकती। तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत बीमार हूँ, सुअर ने रुक रुक कर कहा। आपको कौन सी बीमारी है, लालटू ने कहा। मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, सुअर ने गहरी सांस लेकर कहा। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में वो मरने वाला था। ऐसी कौन सी बीमारी है, लालटू ने कहा। मुझे कैंसर है। ये बीमारी बहुत दर्दनाक है, सुअर ने जवाब दिया।
आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप 7वें लेवल के जादूगर हो, आपको कैंसर कैसे हो सकता है? लालटू ने चिल्लाकर कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सुअर ने उदास होकर कहा। किस तरह का कैंसर? राज ने पूछा। गुस्से में आकर लालटू जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक ही लालटू के पैरों के नीचे एक गड्ढा बन गया और लालटू उसमें गिर गई। इसके बाद गड्ढा बंद हो गया। ये कभी नहीं सुधरेगी। मैंने इससे कितनी बार कहा है कि मुझे ये जगह शांत ही अच्छी लगती है, लेकिन ये हर बार इस बात को भूल जाती है। लड़के, तुम कौन हो? सुअर ने कहा। मेरा नाम राज है, आपसे मिलकर अच्छा लगा सीनियर, राज ने कहा। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? सुअर ने पूछा। लालटू जी मुझे यहाँ लेकर आई हैं, मैं यहाँ आज पहली बार आपके पास आया हूँ, राज ने कहा। अच्छा, इतना कहकर सुअर फिर से अपनी आंखें बंद करने लगा। राज ये सब देखकर हैरान था। अच्छा, तो वो तुम्हें यहाँ क्यों लाई? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तभी सुअर ने आंखें खोलकर कहा। वो मुझे यहाँ अजगर के कंकाल पर मुरझाई बेल आपसे लेने के लिए आई हैं, राज ने ईमानदारी से जवाब दिया। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तुम्हें ये देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अभी आराम की जरूरत है। क्या तुम फिर कभी आ सकते हो? तुम जब अगली बार आओगे तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा। वैसे भी वो मेरे किसी काम की नहीं है, और मुझे ऐसे देखना बंद करो। अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे तो मैं सो नहीं पाऊंगा, सुअर ने मुस्कुराकर कहा। सीनियर, आपने कहा कि अगली बार आना, लेकिन वो कब होगा? राज ने पूछा। करीब 300 साल बाद। तब तक मैं अपनी बीमारी से बाहर आ जाऊंगा, सुअर ने जवाब दिया। मैं उस बेल को पहले कैसे हासिल कर सकता हूँ? राज ने पूछा। मुझे अकेला छोड़कर, सुअर ने जवाब दिया। मैं आपसे सलाह मांग रहा था, आखिर इसका क्या मतलब हुआ? राज ने दांत पीसते हुए कहा। राज सुअर को घूरता रहा। अचानक ही सुअर ने फिर से वही रिमोट उठाया जिसकी मदद से उसने लालटू को गड्ढे में गिराया था। राज गड्ढे से बचने के लिए एक तरफ कूद गया, लेकिन इस बार पूरे हॉल की जमीन गायब हो गई। राज गड्ढे में गिर गया। तुम्हें भी यहाँ फेंक दिया गया? लालटू ने पूछा। लालटू जी, हम इस जगह से कैसे निकलेंगे? राज ने पूछा। हम यहाँ से निकल नहीं सकते, यहाँ चारों तरफ निषेध जादू किया गया है, लालटू ने कहा। लेकिन यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता जरूर होगा, राज ने कहा। चिंता मत करो, यहाँ आने के पहले मैं काफी तैयारी से आई थी, लालटू ने कहा और अपना चोगा निकाल लिया। लालटू ने अपने चोगे को ड्रिल की तरह घुमाना शुरू कर दिया और गड्ढे में छेद बनाने लगी। कुछ घंटों तक लगातार ऐसा करते रहने के बाद लालटू रुक गई। आखिरकार मैं कामयाब हुई। मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है? सामने की दीवार सख्त नहीं है, शायद दूसरी तरफ कोई खुफिया कमरा है, लालटू ने हंसकर कहा। लालटू और राज गड्ढे के दूसरी तरफ से एक खुफिया कमरे में पहुंच गए थे। वहां किसी की कब्र बनी हुई थी। लालटू जी, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, राज ने सलाह दी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लालटू ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन तभी राज और लालटू जिस छेद से बाहर आए थे वो भरने लगा। कमरे में करीब 10 कफन थे, जिनमें से एक पर क्रिस्टल था और बाकी 9 कांसे के कफन उसके चारों तरफ थे। जैसे ही राज और लालटू ने क्रिस्टल वाले कफन को हटाकर देखा तो एक कफन से लाश जिंदा होने लगी। डरना मत, मैं इन सबसे निपट सकती हूँ, लालटू ने कहा। मुझे किसने जगाया? कफन से निकले अजगर ने कहा। किसी ने भी नहीं, लालटू ने जवाब दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे किसी की आवाज सुनाई दी थी, अजगर ने कहा। इसके बाद तीनों ने एक दूसरे को अपना नाम बताया और अजगर ने मुरझाई बेल की बात बताई। उसने करीब 16 मुरझाई बेल अपनी कब्र से निकाल ली, लेकिन इसके बदले उसने कुछ मांगा। तुम्हें वो क्रिस्टल वाली कब्र दिख रही है? उसके बगल में एक नाली है,
तुम्हें जाकर उस नाली को एक कटोरे खून से भरना है। इसके बाद मैं तुम्हें ये बेल दे दूंगा। अजगर ने कहा। राज ने लालटू की मदद से अपना हाथ काटा और कटोरे में खून भर दिया। लालटू ने राज का घाव तुरंत ठीक कर दिया। इसके बाद राज ने क्रिस्टल के कफन के चारों तरफ बनी नाली में खून डाल दिया। हालांकि इससे कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद भी अजगर ने मुरझाई बेल उन्हें दे दी। अजगर के मन में कोई और ही प्लान था। वो शायद राज और लालटू के जाने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद अजगर ने ऊपर की तरफ एक छेद बनाया जिसमें राज और लालटू घुस गए। ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। राज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर उसके खून डालने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था तो उससे खून लिया ही क्यों गया। लेकिन जो भी हो, राज को मुरझाई बेल मिल गई थी। उसके लिए यही सबसे जरूरी था। लेकिन राज कई चीजों से बहुत अनजान था। उसे आने वाली चुनौतियों की जरा भी खबर नहीं थी। अभी लालटू की इच्छाओं वाली नोटबुक भी खत्म नहीं हुई थी। राज को पहले तो सीनियर के इस महल से निकलना था और उसके बाद उसे इस टापू से भी जाना था। इतना सब करने के बाद अगर राज अपनी याददाश्त खो देगा तो इतनी मेहनत का आखिर क्या अंजाम निकलने वाला था। तभी अजगर ने दूसरे अजगर को पहरा देने के लिए आवाज लगाई और खुद जाकर कब्र में सो गया। आखिर राज और लालटू कहाँ जा रहे थे? क्या वो सीनियर के जाल से बाहर जाने वाले थे या फिर कोई नई मुसीबत उनका रास्ता देख रही थी? वहां से निकलकर राज और लालटू वापस नाव के सहारे लालटू के घर लौट आए। वहां राज ने सभी मुरझाई बेल को एक कागज में लपेटकर मुरझाई बेल लिखकर रख लिया ताकि याददाश्त भूलने के बाद भी उसे याद आ जाए। लालटू ने अपनी नोटबुक निकालकर 6वीं ख्वाहिश को क्रॉस किया और वहां 7वीं ख्वाहिश दिखी जिसमें उसे राज से शादी करके एक लड़का और एक लड़की पैदा करनी थी। लालटू की ये अजीबोगरीब इच्छा कैसे पूरी हो सकती थी? रात में जब राज सोया तो उसे एक सपना आया कि लालटू से उसकी शादी हो गई है। कुछ समय बाद उसका एक बेटा हुआ। फिर जब उसका बेटा 2 साल का हुआ तो राज की एक बेटी भी हुई। राज एक सुखद परिवार जीवन जीने लगा। जब राज की नींद टूटी तो वो सीधा लालटू के पास गया। लालटू उस दौरान किसी दैवी आवाज से बात कर रही थी। लालटू की नोटबुक की सभी इच्छाएं अब खत्म हो गई थी। इसलिए लालटू ने राज को प्याली से शेर की दहाड़ टेक्निक लेकर देने की बात कही। दूसरी तरफ वसीम भी राज की लोकेशन की तरफ लगातार बढ़ रहा था। इधर राज को शेर की दहाड़ टेक्निक सिखा दी गई थी। चलो अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है, लालटू ने कहा। क्या हम यहाँ की सबसे रहस्यमय जगह पर जा रहे हैं? राज ने पूछा। हम जहाँ जा रहे हैं वो वाकई असली जन्नत जैसा ही है, लालटू ने कहा। लालटू जी, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? क्या आप बाकी लोगों को भी यहाँ से निकलने में मेरी मदद कर सकती हैं? यहाँ जिंदगी ज्यादा ठीक नहीं है, राज ने पूछा। चिंता मत करो, आम इंसानों को यहाँ कोई खतरा नहीं है। जैसे ही वो लोग तारामंडल जाकर लेन देन का काम पूरा करेंगे वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, लालटू ने कहा। लालटू ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि रहस्यमयी टापू पर मरने के बाद भी इंसान अपने घर पहुंच जाते थे। थोड़ी देर ऊपर की ओर उड़ते हुए वो लाल चांद के करीब से होकर एक नहर में घुसे और फिर चारों तरफ बादल दिखने लगे। राज 2 बड़े बड़े दरवाजों के सामने खड़ा था जिसके आगे बढ़ते ही राज भ्रम वास्तविकता में पहुंच गया। यहाँ तो काफी ठंड है, राज ने कहा। ये जगह हमेशा से ही ऐसी है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ये पहले से आज ज्यादा गर्म है, वरना जब आखिरी बार मैं यहाँ आई थी तो हर जगह बर्फ जमी हुई थी। चलो अब आगे बढ़े। लालटू ने ठंड से बचने के लिए राज को एक गोली दे दी। अचानक ही राज को 2 हाथ दिखाई दिए। ज्यादा कोहरे की वजह से हाथों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्यारे दोस्त, इस ठंड के लिए मुझे माफ करना, मास्क के पीछे से एक आवाज आई। हेलो सीनियर, राज ने जवाब दिया। लड़के, मास्क को ज्यादा देर तक मत देखो, इसे देखकर तुम सीनियर की तरफ आकर्षित हो सकते हो, लालटू ने राज को थपथपाते हुए कहा। प्यारे दोस्त, अपना चेहरा न दिखाने के लिए मुझे माफ करना। क्या जन्नता ठीक है? सीनियर ने कहा। सीनियर, क्या आप सीनियर जन्नता को जानते हैं? राज ने पूछा। भले ही मुझमें और जन्नता में उम्र का बहुत फर्क है, लेकिन हम काफी अच्छे दोस्त हैं।
मैंने जब देखा कि तुम अग्नि तलवार टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो तो मुझे लगा कि तुमसे ही उसके हाल चाल पूछ लूं। सीनियर ने पूछा। हाँ हाँ, वो ठीक ही होंगे, राज ने जवाब दिया। राज, तुम्हें तो पता ही चल गया होगा कि हम नया शहर बसा रहे हैं, सीनियर ने पूछा। राज ने जवाब में बस सिर हिला दिया। थोड़ी देर तक सीनियर ने राज को 8वें और 9वें लेवल के जादूगर के बारे में बताया और फिर सबसे बड़े लेवल 10वें लेवल, जो कि अमरता का लेवल था, उसके बारे में बताया। अपनी बातें पूरी करने के बाद सीनियर ने राज को एक स्क्रॉल दिखाया जिसमें कुछ लिखा हुआ था। राज ने सीनियर की बातें काफी ध्यान से सुनी थी, इसलिए उन्होंने सांप की केचुली से राज को एक पर्स बना दिया, जिसके बाद उस स्क्रॉल के टुकड़े हो गए और वो राज के दिमाग में घुस गए। ये टापू ही तुम्हारी याददाश्त मिटा देंगे। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम इस याददाश्त को वापस हासिल कर पाओगे, सीनियर ने कहा। दूसरी तरफ वसीम राज तक पहुंचने के लिए भ्रम वास्तविकता और रणछोड़ टेक्निक के कोऑर्डिनेट का सहारा लेने वाला था। उसने भ्रम वास्तविकता चालू करके डिस्पोजेबल तलवार बनाई। इस तलवार की लकड़ी उसे भेड़ू नाम के शख्स से मिली, जो परितोष परिवार की एक लड़की के पीछे पड़ा था। वसीम ने अपनी डिस्पोजेबल तलवार छोड़ दी, जिसके साथ एक वेल भी लिपट कर आगे बढ़ने लगी। उधर राज की याददाश्त मिटाने का काम चालू था, लेकिन तभी राज के हाथ पर बने रणछोड़ टेक्निक के कोऑर्डिनेट चमकने लगे। ये तो रणछोड़ टेक्निक के कोऑर्डिनेट हैं, लेकिन ये टापू अलग दुनिया है और अभी तो मेरी भ्रम वास्तविकता भी चालू है। ऐसे में कोई कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढ सकता है, सीनियर ने कहा। इसके बाद सीनियर ने अपनी उंगली से चुटकी बजाई और राज रोशनी के टुकड़े में बदल गया। लेकिन तभी उड़ती तलवार और वेल भी आकर राज से टकरा गई और वो भी रोशनी के टुकड़े में बदल गई। लेकिन उस तरफ वसीम हैरान था। उसे कोऑर्डिनेट मिलना बंद हो गए थे। उसकी उड़ती तलवार भी कहीं नहीं दिख रही थी। क्या मैं नाकामयाब हो गया? क्या ये टापू वाकई इतना रहस्यमय है? वसीम ने मन ही मन सोचा। इसके बाद वसीम ने टफी और गुलगुले को अपने साथ लिया और अपनी असली उल्का तलवार पर उड़कर आगे बढ़ने लगा। इसी समय राज हवा में प्रकट हुआ। उसके ऊपर वेल भी आ गई और दोनों नीचे की तरफ गिरने लगे। गिरते हुए राज को कुछ धुंधली यादें आने लगी, जिसमें उसकी शादी हो रही थी। कुछ यादों के बाद उसे एक याद आई, जिसमें धुंधले से चेहरे वाली एक लड़की उसे कोई टेक्निक सिखा रही थी। इसके बाद राज ने गिरते ही एक जोरदार दहाड़ मारी। राज नीचे पानी की तरफ गिर रहा था, तभी उसने एक और दहाड़ मारी और इतने में ही उसकी आखिरी मुंह की इंद्री भी खुल गई। इसी के साथ राज को इंद्री की अंदरूनी शक्ति भी मिल गई। ये शक्ति कई भागों में बटी हुई थी। कुछ में बोलकर कमल खिलाए जा सकते थे, मुंह से शब्दों की तलवारें छोड़ी जा सकती थी, साउंड वेव से हमला किया जा सकता था और तो और मुंह से रोशनी का हमला भी किया जा सकता था। राज ने साउंड वेव का हमला वाली शक्ति को चुना था, जिसमें उसे भ्रम ध्वनि की शक्ति मिली थी। इसमें आवाज को सुनने वाले को भ्रम पैदा हो जाता था। अब राज ने जब शेर की दहाड़ का इस्तेमाल किया तो उसने असली दहाड़ का भ्रम पैदा किया। उड़ती तलवार के कारण वेल पहले गिर गई और राज ने बवंडर सी रफ्तार का इस्तेमाल करके अपनी रफ्तार को धीमा कर लिया। वेल के पानी में गिरते ही वो वहां से भाग गई और वसीम की डिस्पोजेबल तलवार पानी में तैरने लगी। अरे, ये तो सीनियर वसीम की डिस्पोजेबल तलवार है। तलवार को देखते ही राज एक बार में पहचान गया। तभी राज ने अपने हाथ पर रणछोड़ टेक्निक की छाप को देखा। वो तुरंत समझ गया कि सीनियर वसीम उसकी लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तभी राज को 3 लोग दिखाई दिए, जिसमें से एक के दांत शार्क जैसे नुकीले थे, दूसरा एक गठीला आदमी था और वो एक काले कपड़े पहने लड़की को पकड़ कर रखे था। ये तीनों दूसरे लेवल के जादूगर थे। इन सब में राज ही सबसे कमजोर था। राज नहीं जानता था कि ये लोग कौन थे, लेकिन वो लड़की खतरे में लग रही थी, इसलिए उसने अपने आखिरी तलवार तिलिस्म को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से सहस्त्र भेदी तलवार पकड़ ली। लेकिन इस समय सिर्फ राज ही तैयारी नहीं कर रहा था, उसके सामने वाले लोग भी अपनी तैयारी से थे। ये तो पहले लेवल का जादूगर है, शार्क जैसे दांत वाले शार्कू ने कहा। हमें जबरन परेशानी में नहीं फंसना चाहिए, इसे मार डालो, गठीले शरीर वाले भेलू ने कहा। इतना सुनते ही शार्कू राज की तरफ बढ़ने लगा। वो सीधा राज के सीने पर हमला करने वाला था। तो तुम लोगों को लड़ाई झगड़े काफी पसंद हैं।
राज ने कहा और शार्कू की तरफ दिखाते हुए तलवार तिलिस्म ऊपर कर दिया। शार्कू ने तुरंत ही इस हमले से बचने के लिए पानी में हाथ मारा और पीछे की तरफ हटने लगा। इस जादूगर से निपटना आसान नहीं होगा, इसके पास काफी ताकतवर तिलिस्म है। शार्कू ने अपने होंठ चाटते हुए सोचा। इसके तुरंत ही बाद राज ने तलवार तिलिस्म को एक्टिवेट कर दिया। भले ही शार्कू पीछे हट गया था, लेकिन वो अभी भी तलवार तिलिस्म की रेंज में था। तलवार तिलिस्म को देखकर भोलू और शार्कू दोनों थरथरा उठे। शार्कू भागो, भेलू ने कहा, लेकिन अभी तक काफी देर हो चुकी थी। तलवार तिलिस्म का वार शार्कू की तरफ बढ़ चुका था, लेकिन शार्कू ने पानी में गोता लगा दिया और पानी से करीब 30 शार्क बना दी, जो सीधा तलवार तिलिस्म की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तलवार तिलिस्म उन सब के आगे निकल गया और वो पानी की शार्क वापस पानी में बदल गई। तलवार तिलिस्म सीधा शार्कू के शरीर से जा टकराया। पानी खून से लाल हो गया और शार्कू पानी में नीचे की तरफ जाने लगा। अभी कोई नहीं बता सकता था कि शार्कू जिंदा था या मर चुका था। ये देखकर भेलू भी समझ गया कि उसके विरोधी के पास दूसरे लेवल के जादूगर को मारने की काबिलियत थी। अब तक तो तुम समझ गए होगे कि ये बहुत ताकतवर तिलिस्म है। अब आगे तुम क्या कहना चाहोगे? राज ने मुस्कुराकर भेलू से कहा। भेलू लगातार राज को घूर रहा था। उस लड़की को जाने दो, वरना मैं तुम्हें अपने तिलिस्म का स्वाद चखाऊंगा। मेरे पास काफी तिलिस्म है, राज ने आंखें सिकोड़कर कहा। राज ने एक तो सच कहा था कि उसके पास कई तिलिस्म हैं, लेकिन वो सभी शैतानी बंधन तिलिस्म ही थे। इसलिए राज भेलू को बेवकूफ बनाकर बस उस लड़की को आजाद कराना चाहता था। लेकिन भेलू ने लड़की को छोड़ने की जगह उसे और कस के पकड़ लिया। लड़की की हड्डियां चरमराने लगी और उसके मुंह से खून आने लगा। तुम अपनी मौत को न्योता क्यों दे रहे हो? राज ने गुस्से में कहा। मौत में आखिर क्या समस्या है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में काफी इज्जत रखता हूँ और भले ही मैं मर क्यों न जाऊं, मैं अपना मिशन पूरा करके ही रहूंगा, भेलू ने कहा। ऐसा कहकर भेलू और कसकर लड़की को लपेटने लगा। लड़की के मुंह से खून लगातार बह रहा था और भोलू जोर जोर से हंस रहा था। कुछ ही पलों बाद जब भेलू को लड़की की शक्ति महसूस होना बंद हो गई, तो उसने लड़की को पानी में कचरे की तरह फेंक दिया। लड़की का शरीर पानी में डूब चुका था। क्या राज उस लड़की को नहीं बचा पाया था? क्या राज अपने सामने खड़े दुश्मन से निपट पाएगा?